स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज हम लेके आए हैं जुलाई 2018 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। और भी हिंदी साहित्य से वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को प्लेलिस्ट चेक कर लें। वहाँ से आपको पर्याप्त जो भी जितने हैं सब वीडियो मिल जाएंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं दोस्तों जुलाई 2018 का हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। पहला प्रश्न है दोस्तों, अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? तो 4 वर्ण हैं, ध्यान देंगे 4। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ध्यान दें निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मगही। जो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। ध्यान देंगे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है? खड़ी बोली जिसे करवी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। और बिहारी में कौन कौन सी आती है? अंतर्गत 84 युद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 युद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। ऑप्शन है प्राकृत में लिखी गई हैं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में रूप में लिखी गई हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हों। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की ये साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म की प्रज्ञान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्ध प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उसी में 84 सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों की भाषा सांध्य भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 4 कहता है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुण याद। तो कबीर के निर्गुण पंथ के आधार पर भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग में उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया है। ध्यान देंगे कबीर के निर्गुण पंथ और आधार पंथ केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी भाषा, जान मार्गी शाखा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है भंवर गीत किसकी रचना है?
तो भंवर गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। तो भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की। ध्यान देंगे, नंददास की भंवर गीत रचना है। यह भंवर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य ग्रंथ रचनाएं कौन कौन से हैं? अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रस पांचाध्यायी, रुक्मणी मंगल। और सूरदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। और चतुर्भुज दास के कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनवली। और कृष्णदास की कौन कौन से ग्रंथ हैं? जुगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण। तो राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव में ऑप्शन है चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। मुगलों का अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक था। इसी समय रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत 1643 से 1843 ईस्वी तक माना गया है। अतः समय और राजनीति दोनों के आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि ठाकुर ने किस राजा के कट वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? तो कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन करने पर म्यान से तलवार निकालकर यह पंक्तियां कही है? तो पंक्ति क्या है? सेवक सिपाही हम उन राजपूत के, दान युद्ध जुनबे मीने कुजे ना मुर के, नीत देवारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूपन के, जालिम दमाद आदनी ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पाए चाकर चतुर के। तो ये कौन से कवि का कथन है? ऑप्शन है अनूप गिरफ उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा परीक्षित, महाराज उदित नारायण सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। तो कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कट वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए थे और जो ये कथन पंक्ति कहे हैं, जबकि अन्य जगत सिंह, राजा परीक्षित तथा महाराज उदित नारायण सिंह इसके असंगत हैं, मतलब ये इसके पंक्ति की रचयिता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगमोहन सिंह की नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगमोहन सिंह की नहीं है। ऑप्शन है प्रेम नंबर 4, प्रेम प्रलाप। जो ठाकुर जगमोहन की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम प्रलाप है, बाकी ये उनकी रचनाएं हैं। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है कभी, बल्कि किसकी है ये प्रेम प्रलाप? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और जो शेष तीनों रचनाएं हैं ये किनकी है? ठाकुर जगमोहन की है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है कि बगियान बसंत बसेर कियो, बसी तेहि त्याग तापहि न, दिन काम को तोल के ब्यो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो पंक्ति है और इसमें पूछ रहा है कि किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बद्रीनारायण चौहान प्रेमघन, और तीसरा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो पूछ रहा है ये रचना किनकी
कौन से कवि की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्यपंक्तियाँ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। तो आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो ये पंक्ति में पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योग नाम से किया है। यह पंक्तियाँ इसी रचना से अवतरित किया गया है। और शेष अन्य तीनों अंबिका दत्त व्यास, राम त्रिपाठी तथा हरिओद असंगत हैं। तो ये तीनों की जी पंक्तियाँ ये नहीं हैं, ये रचना श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन किया गया है, जबकि बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और विभूषित भूषण बंदोपाध्याय तीनों असंगत नाम नहीं हैं। तो ध्यान देंगे, हमारा वहीं किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा ऑप्शन है युद्ध और नारी, तीसरा ऑप्शन है जीवन का व्यवसाय और चौथा है मजदूरी और प्रेम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, युद्ध और नारी। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी की सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, दूसरा है नीलम देश की राजकन्या, तीसरा है बाहुबली, चौथा है दृष्टि दोस्त। तो निम्नलिखित किस कहानी के अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनिन द्वारा लिखित कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी के विषय वस्तु बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दापंती, प्राणी परिणय। तो सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 2। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया था। राइस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है, जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है और आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता। 17 प्रश्न 17 कहता है कि पर्णदत्त जयशंकर के प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो ऑप्शन है कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कंदगुप्त के।
प्रणरत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के आलोचक ग्रंथ कौन लेखक हैं? ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। और इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है आधुनिक साहित्य, दूसरा है साहित्य का आधुनिक युग, तीसरा है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, चौथा है रीति और शैली, पांचवा है नया साहित्य दें प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है, आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। तो पहला ऑप्शन दिया है अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अनुमितिवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या शंकुक के सिद्धांत के नाम पर अनुमितिवाद कहा है। तो आइए रिसर्च द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी है? पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, चौथा है कॉलरेज एंड इमेजिनेशन। तो E.H. रिचर्ड्स द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर ये E.H. रिचर्ड्स की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों पुस्तक E.H. रिचर्ड्स की रचना है। अगला प्रश्न है, घोर अंधेरे चंद्रमणि जिम उज्जैव करे, परम महासुख रेखे करे, दूर असे हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? तो महासुख का तत्सम रूप है। महासुख प्रज्ञानियों का परिभाषित शब्द है। प्रजा और योग का महासुख की दशा संभव है और महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है। तो इसमें कोड दिया गया है ए और डी सही, बी और डी सही, ए बी सी, ए बी डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी सही है। तो ए बी सी सही है और महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है, ये गलत होगा, बाकी ए बी सी सही होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। दूसरा ऑप्शन है जनता हठ योग को पसंद करती है। तीसरा ऑप्शन है हृदय को रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। चौथा ऑप्शन है जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई है। कोड दिया गया है ए बी और डी, बी सी और डी, ए और डी, ए और सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। अगला प्रश्न है, ना नगरी काया विधि कीन्हा, लेई खोजा पावा तेहि चिन्हा, पै सुठि अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई का नाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चर बसेरे जाए पहुँचा। शुक्ला जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में चर बसेरे से अभिप्राय है। तो पंक्ति दी गई हो और चर बसेरे से अभिप्राय पूछ रहा है। ऑप्शन है 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, अध्यान, समाज नामक योग के अंत, शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो कोड दिया है ए और डी सही है, बी तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी और सी। ध्यान देंगे बी और सी सही हो जाएंगे। तो बी और सी क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग अंग, और शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत नामक 4 सोपान।
तो जो प्रश्नोत्तियाँ दी गई हैं, चर बसेरे से आचार्य अंशुकदर्ग अभिप्राय, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग एवं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान से है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 है, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढो मत, फिरहि आज हूँ बनारसी आशा पाशा, आचार्य सहित विप्र कहाई दंडऊति, तीन तनय रविदास दासानुदासा। इन पंक्तियों को किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो ऑप्शन है लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गर्भोक्ति। तो ऑप्शन कोड दिया गया है ए और डी सही, ए बी सी सही, बी सी डी सही, बी और डी सही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 है, झूठों हैं झूठों सदा जग, संत कहत ते अंत लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटि काढ़त दंत करत रहा है, जान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवन जान न जानो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास का कहना चाहते हैं। तो ऑप्शन है पहला, उन्हें अपने जानी पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं, जानकी के जीवन के अभिनय लोग गंवार हैं। तो कोड दिया गया है सी और डी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, ए सी और डी सही हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही है। उन्हें अपने जानी पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागंवार हैं। ठीक, तो 25 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 कहता है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। तो काव्य पंक्तियां दी गई हैं, उनसे आशय पूछ रहा है। उर्मी माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकाहत, नहीं उधो तिरछे हवे जो अड़े। तो पहला ऑप्शन है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा हुआ, उन्हें दिल की निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन हुआ, उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। चौथा ऑप्शन है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो कोड दिया गया है ए और बी, ए बी डी सही है, बी और डी सही है, बी और सी सही है, ए सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन है रीत मुक्त कविता की विशेषताएं। पहला ऑप्शन है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अधिधामूलक है। तो कोड दिया गया है ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए बी सी डी सही है, बी डी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सही है, ए बी सी सही है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो ये रीत मुक्त कवियों की विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। किंसुक पुंज से फूल रहे, सू लगी उर्दो जो वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरो अवलान पैजान मनोज यो डारत मारे, हवे अभिलाषा निपात कहे कढ़े ही शूल उल्सान डरे, है पतझार बसंत दोहूं घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में अभिव्यंजनावाद के कौन सा रूप व्यक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है उक्त वैचित्र की, उक्त चमत्कार, उक्त विपर्य, उक्त सदृश्यता। कोड दिया गया है ए बी डी सही है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, सी डी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए बी और सी सही है। ध्यान देंगे, ए बी और सी सही है। उक्त वैचित्र, उक्त चमत्कार, उक्त विपर्य सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29।
प्रश्न है मीराबाई के पदों में मुख्य है। तो ऑप्शन है अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा से उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। कोड दिया गया है ए बी सी सही है, ए सी और डी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी और डी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी सी और डी सही है। सॉरी, ए सी और डी सही है, ए सी और डी सही हो जाएगा। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण तथा भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति मुख्य है, जबकि मीरा के पदों में रहस्यानुभूति का स्थान नहीं मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30 देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। तो ऑप्शन है पहला साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दूसरा ऑप्शन है हिंदी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। और तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली का ऊर्ध्व स्वरध्वनि अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। दिया गया है पहला ए और डी सही है, सी और डी सही है, ए बी और सी सही है, बी और डी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी और सी सही हैं। तो ए बी सी सही हो जाएंगे। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है एवं दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव स्वरश्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, जबकि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। यह तथ्य असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31 है निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो ऑप्शन है कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। तो कोड दिया गया है सी और डी सही है, ए बी सी सही है, बी और डी सही है, बी सी डी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए बी और सी सही हैं। तो कामाध्यात्मक की समस्या जो उर्वशी रचना से है और पौराणिक प्रसंग एवं भारत चीन की युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतिज्ञा से है और युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र ओंकार रसरथी रचना अजय से है। तो ऑप्शन है आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा तथा रचनात्मक आयोग। तो कोड दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सी और डी सही है, ए सी और डी सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अजय का संबंध आत्मचेतस, चिंता नदी द्वीप, बावरा अहेरी सूर्य की समर्पित कृति बावरी अहेरी से है तथा जापानी लोक तथा कथा का रचनात्मक उपयोग असाध्य वीणा से है, जबकि विचार कविता से अजय का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो कौन कौन सा प्रेमचंद की कहानियों के पात्र पूछ रहा है। तो ऑप्शन है लहाना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो कोड दिया गया है ए बी सी सही है, बी और सी सही है, बी सी डी सही है, डी सी ए सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी, पंडित बुद्धिराम और अमीना। जो पंडित बुद्धिराम पात्र हैं वो कहानी बूढ़ी काकी के हैं और अमीना जो है ईदगाह कहानी से है जिसकी कहानीकार प्रेमचंद्र हैं। और लहना सिंह जो हैं ऑप्शन नंबर जो है लहाना सिंह उसने कहा था कहानी से है जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सुनंदा जो है पत्नी कहानी से हैं जिनके रचनाकार जैनेन्द्र हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 निम्नलिखित में से कौन से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? तो निम्नलिखित में प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। ए बी और डी, ए बी डी, ए सी और डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी और डी सही है। ए बी डी सही है। तो कृष्णचंद्र जो हैं उपन्यास सेवा सदन से हैं, जिनके उपन्यासकार प्रेमचंद हैं। और सोफिया जो हैं पात्र वो रंगभूमि उपन्यास से हैं, जिनके रचनाकार प्रेमचंद हैं। हरिप्रसन्न जो हैं ये सुनीता उपन्यास से है, जिसके रचनाकार जैनेन्द्र हैं। और गजाधर जो उपन्यास पात्र हैं वो सेवा सदन उपन्यास से हैं, जिनके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। तो इनमें से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हो जाएंगे? कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और सी सही है। आलोक पर्व और विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36। अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़ियाँ गर्दिश के दिन। तो कोड दिया गया है बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी सही है, सी डी ए सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और सी सही है, ए और सी सही हो जाएंगे। तो अपने अपने पिंजरे जो मोहनदास नैमिषराय एवं मेरी पत्नी और भेड़ियाँ डॉक्टर धर्मवीर दोनों आत्मकथाएँ दलित आत्मकथाएँ हैं, जबकि मुड़ मुड़ कर देखना राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन कमलेश्वर की दोनों आत्मकथा तो हैं, पर ये दलित आत्मकथा नहीं है। तो ये दोनों आत्मकथा दलित आत्मकथा हो जाएंगी और ये आत्मकथा दलित आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न 37 कहता है निम्नलिखित में से किस लेखक का संबंध यथार्थवाद से है? तो यथार्थवाद से पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मादाम बवेरी, दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक, तीसरा ऑप्शन है सैमुअल पी हंटिंगटन और चौथा ऑप्शन है ग्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो कोड दिया गया है ए और बी सही है, बी और डी सही है, सी और डी सही है, बी और सी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। तो यथार्थवाद संबंध किसका है? मादाम बवेरी जॉन लॉक से है। मादाम बवेरी तथा जॉन लॉक का लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है, जबकि सैमुअल पी हंटिंगटन और आधुनिकता तथा क्लेयर लेवी का संबंध प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। तो निम्नलिखित में कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। कोड दिया गया है बी और डी सही, ए और सी सही, बी और सी सही, ए और डी सही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी और डी सही। संग्राम और प्रेम की वेदी जो है प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है, जबकि डिटेक्टर तथा नए खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद से नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं प्रेमचंद की हो जाएंगी और बड़े खिलाड़ी और डिटेक्टर प्रेमचंद की रचना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 है साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
का साधारणीकरण विषय में कौन सा कथन सही है? तो साधारणीकरण विषय में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है साधारणीकरण के रसावध के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूत संभव है। तो कोड दिया गया ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बी और सी सही है। अनिवार्य है, ये साधारण के विषय में सही कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के मित उत काव्यांश के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है इनमें अलंकार ध्वनि है। दूसरा है यह रस ध्वनि का उदाहरण है। तीसरा है इसमें अंतंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। यह लक्षणा पर आधारित है। तो कोड दिया गया है ए और सी सही है, सी और डी सही है, बी और सी सही है, ए और डी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सी और डी सही है। तो नीलोत्पल के बीच समाये मोती सा आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए सही कथन कौन से? इसमें अंतंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है तथा यह लक्षणा पर आधारित है, जबकि इसमें अलंकार ध्वनि है तथा यह ध्वनि की उदाहरण गलत है। तो ये इसमें अलंकार ध्वनि गलत हो जाएगा, इसमें रस ध्वनि का उदाहरण गलत हो जाएगा, बाकी ये बी, सी और डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो इसको देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चंदायन जो है 1379 ईस्वी में लिखी गई है, इसकी रचनाकार मुल्ला दाऊद है। और मृगावती 1501 ईस्वी में कुतुबुन द्वारा लिखा गया है। चित्रावली 1613 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लें, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदर दास। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का 1544 ईस्वी में, और मलुकदास का 1574 ईस्वी में, और सुंदर दास का जन्म 1596 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43। जन्म काल के आधार पर रीत ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो रीत ग्रंथकारों का सही अनुक्रम पूछ रहा है जन्म के आधार पर। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूषण जसवंत सिंह देव सूरत मिश्रा। तो भूषण का जन्म काल क्या है? 1613 ईस्वी, और जसवंत सिंह का 1626 ईस्वी, और देव कवि का 1675 ईस्वी, और सूरत मिश्रा का 1709 ईस्वी जन्म काल है। तो रीत ग्रंथकारों का सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार सही कवियों का अनुक्रम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। का जन्म क्या है? 1865 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का 1883 ईस्वी, और राम नरेश त्रिपाठी का 1889 ईस्वी।
तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन है 4, देख लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यशोधरा, कमायनी, कर्णप्रिया, उर्वशी। तो यशोधरा जो है 1932 ईस्वी में लिखी गई थी मैथिली शरण गुप्त द्वारा। कमायनी 1935 ईस्वी में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। कर्णप्रिया 1959 ईस्वी में जो धर्मवीर सिंह द्वारा लिखी गई, धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई थी। और उर्वशी 1961 में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन काल से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्राण पत्रिका, जाल समेटा। तो निशा निमंत्रण कब लिखा गया था, 1938 ईस्वी में। और मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में। प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी में। और जल समेटा 1959 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 से प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन दिया गया है, देख लें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रलय की छाया, मधुबाला। मधुबाला 1936 में जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। आसाध्य वीणा जो 1961 में अंजय द्वारा लिखी गई थी। पटकथा जो 1972 ईस्वी में सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48 कहता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, 4 दिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या 1945 ईस्वी में जो यशपाल द्वारा लिखा गया था। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी में जो इलाचंद्र जोशी द्वारा। अमृत और विष 1966 ईस्वी में जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया था। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी में जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सही अनुक्रम के अनुसार। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 49। प्रश्न क्रमांक 49 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो देख लें, ऑप्शन दिया गया है 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था राजा निर्वंशिया परिंदे। तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में माधवलाल सप्रे द्वारा लिखा गया था। उसने कहा था 1915 ईस्वी में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया था। और राजा निर्वंशिया 1900। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम 4 हो जाएगा, एक टोकरी और मिट्टी, उसने कहा था राजा निर्वंशिया परिंदे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन दिया गया है, देख लें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। तो श्रृंखला और कड़ियाँ 1942 ईस्वी में महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आस्था और सौंदर्य जो है 1961 ईस्वी में रामविलास शर्मा द्वारा। कला का जोखिम जो है 1981 में निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 51। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और भी साल पेपर देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करें। और MCQ और अन्य कवियों के हिंदी साहित्य से रिलेटेड सभी वीडियो डले हैं, आप उसको देख सकते हैं।
तो प्रश्न क्रमांक 51 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, ब्योमकेश दरवेश। तो कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में अमृत राय द्वारा लिखा गया था। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में मदन गोपाल द्वारा लिखा गया था। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया था। और ब्योमकेश क्रमांक ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो 4 ऑप्शन दिए, देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक रानी एक दूनी एक, रतिका कंगन। तो सेतुबंध 1972 ईस्वी में लिखा गया था। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में, एक दूनी एक 1987 ईस्वी में, और रतिका कंगन 2010 ईस्वी में लिखा गया था। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम ये हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 ईस्वी में नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया था। मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, और तुलसीदास 2001 में रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया था, जो आलोचनात्मक काव्य हैं। तो आलोचनात्मक काव्य का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन है, देख लीजिए। कविता। तो जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। आधुनिक साहित्य का 1950 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। कवि निराला का 1965 ईस्वी में, और नई कविता 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। तो वामन 8वीं सदी के हैं, और कुंतक 10वीं सदी के, मम्मट 11वीं सदी के, विश्वनाथ का 14वीं सदी कालक्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 56 से 75 तक के प्रश्नों 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क कोड में दिए गए विकल्पों सही विकल्प का चयन करना है। तो तर्क वाले प्रश्न है ये, तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 56 है, पहला स्थापना है। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मकता होता है। और तर्क है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थिर हो जाता है। तो कोड दिया गया है ए और आर सही, ए और आर सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर गलत, दोनों गलत पूछ रहा है, बोल रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए सही आर सही, तो दोनों सही हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार में हमें रसात्मक भावों को मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं को वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक तो होता है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों को हटकर शुद्ध भावा क्षेत्र में स्थिर हो जाती है। अतः
स्थापना तथा तर्क दोनों सही होंगे, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 57। प्रश्न क्रमांक 57 है, पहला स्थापना दिया गया है कि साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य के अंतिम लक्ष्य हैं। तो ऑप्शन है ए सही आर गलत, ए सही आर सही, ए गलत आर सही, ए गलत आर गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही आर सही, दोनों सही हो जाएंगे। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह की इतिहास से सही है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, ये भी सही हो जाएगा। तो स्थापना और तर्क दोनों इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58। प्रश्न क्रमांक 58 कहता है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता। तो कह रहा ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही आर सही। तो स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएंगे। भूमंडल अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59। प्रश्न क्रमांक 59 है, स्थापना है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, और तर्क है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों गलत, ए और आर दोनों गलत। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष का हिमायत की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों तर्क, स्थापना तर्क दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत आर सही। तो पहला गलत हो जाएगा, स्थापना तर्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 61। 61 कहता है, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है, ये स्थापना दिया गया है। और तर्क है इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम को मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्टि है। तो प्रश्न क्रमांक 61 का उत्तर हो जाएगा, कोड दिया गया है ए सही आर गलत, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ए गलत आर गलत, इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। वासना या संस्कार वंशानुक्रम चली हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रक्रिया में निहित संचय नहीं है, तो संचय है, गलत हो जाएगा, नहीं दिया गया है तो। और अगला है, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्टि है, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 61 का दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 62। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लेकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि अभावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो ये स्थापना दी गई है। और तर्क है क्योंकि उपयुक्त सभी विषय का भाव मनुष्य मात्र के भावात्मक तत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो तर्क कोड दिया गया है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए गलत आर गलत, ए सही आर सही। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ए गलत आर सही। तो ए गलत हो जाएगा इसका और आर सही हो जाएगा। किसी क्रोध का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों का सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वो अकेले उसी समय उसी के हृदय में संबंध रखने वाले होते हैं। यह स्थापना गलत है। दिए गए समस्त भावों का अनुभव अकेले नहीं बल्कि उपस्थित समूचे सामाजिक के हृदय में संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63। प्रश्न क्रमांक 63 है, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तो ये स्थापना दिया गया है। और क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाट्यकार अथवा नाटकीय संघर्ष के पूर्ण विकसित प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोड दिया गया है ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही आर गलत। तो यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है एकांकी नाटक का लघु संस्करण, ये भी गलत है। और क्योंकि पूर्णकालीन नाटक को काट छाँट कर नाटककार अथवा नाटकीय संघर्ष के पूर्ण विकसित विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो स्थापना तथा तर्क दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। प्रश्न क्रमांक 64 है, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसा शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है। और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टों के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने का योग्यता देता है। तो स्थापना दिया गया है। और तर्क है क्योंकि दृष्टा और दृष्टों में एक समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर कोड दिया देख लें, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ए सही आर सही। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा के आंदोलित और हिलोलित तो ये सही हो जाएगा स्थापना। और क्योंकि दृष्टा और दृष्टों में एक समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होते हैं, तो ये भी सही होगा। तो स्थापना तर्क दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। प्रश्न क्रमांक 65 है, स्थापना की नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठक है। और तर्क है क्योंकि वह लिखा कभी जाए केवल खेला वर्तमान में जाता है। तो इसमें कोड दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ए सही आर सही। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठक सही हो जाएगा। इसका स्थापना क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है, तो सही हो जाएगा ये भी। तो नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठक है क्योंकि वह लिखा गया कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। उदाहरण, यदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त लिया जाए तो लिखा गया 1928 में, किंतु उसमें खेला उसे मंचन किया जाए तो वह वर्तमान में होगा। अतः नाटक जड़ नहीं बल्कि गतिशील पाठक होता है, इसलिए स्थापना तर्क दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। प्रश्न क्रमांक 66 कहता है, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। और तर्क है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए गलत आर गलत। तो इस कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, ये गलत है। और क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव, ये भी गलत है। तो ये दोनों तर्क और स्थापना दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। प्रश्न है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। और तर्क है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय से संवेदन से है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ए सही आर गलत। चेतना और अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, ये सही है। जबकि इसके तर्क क्योंकि अनुभूति और चिंतन संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, तो ये गलत हो जाएगा। वह इसलिए कि अनुभूति का संबंध इंद्रियों से नहीं, चिंतन का संबंध विचारधारा से है। अतः स्थापना ए और तर्क आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 68। प्रश्न क्रमांक 68 कहता है, स्थापना दिया गया है इसमें, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात होता है। तो श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात होता है। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्ति के कर्मों से होती है और श्रद्धेय तक पहुँचती है। तो कोड दिया गया है, ए सही आर गलत, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर सही। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4,
दोनों सही हो जाएंगे। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात होता है, तो ये सही है। ये गलत, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए गलत आर सही। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात है, तो ये गलत हो जाएगा। और क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्ति के कर्मों से होती है, श्रद्धेय तक पहुंचती है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें स्थापना गलत हो जाएगा और तर्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, और तर्क दिया है इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना के ए गलत आर गलत, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए गलत आर गलत। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य होता है, तो गलत होता है। और इसमें इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो स्थापना तर्क दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70। प्रश्न क्रमांक 70 है भक्ति को सा परानुरारिक्तरे कहा गया है, इसलिए भक्त को साध्य स्वरूपा माना गया है। तो इसमें कोड दिया गया ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ए सही आर सही। तो स्थापना भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 71। प्रश्न क्रमांक 71 है मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। ये स्थापना दिया गया है। और क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही आर सही। मानव और प्रकृति बीच समानता, पूर्व संपर्क, सुहृदता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, सही होता है। और क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है जो मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक और तर्क है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तित्व कल्पनातिरिक्त और निजी रहस्यानुभूत का प्रतिफलन है। तो कोड दिया गया है ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए गलत आर सही। तो स्वतंत्रतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय ही है, गलत है। और क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कल्पनातिरिक्त और निजी रहस्यानुभूत की प्रतिफलन है, तो सही हो जाएगा। तो उसमें स्थापना गलत हो जाएगा और तर्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73। प्रश्न क्रमांक 73 कहता है अद्वैतवाद आत्मतत्व का विस्तार है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। तो अद्वैतवाद आत्मतत्व का विस्तार है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही आर सही, ऑप्शन नंबर 4। तो अद्वैत आत्मतत्व का विस्तार सही है क्योंकि वह जीव और जगत पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74। प्रश्न 74 है आधुनिकता और शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का ही पर्याय है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक युग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ए सही आर सही। तो आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, सही है। क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर आधुनिक युग होता है, यह भी सही हो जाएगा। तर्क और स्थापना दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 75। प्रश्न क्रमांक 75 कहता है देशभक्ति संस्कृत राग चरित्रों की
अद्वैत से परिपूर्ण नाटक है। और तर्क है, साथ ही इसमें व्यक्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देशभक्ति, संस्कृति, राज चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा, लंबी कलाविधि के विस्तृत कथानकरण, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकविचित औचित्य से परिपूर्ण नाटक है। तो सही है। और साथ ही उसमें व्यक्ति के महानाट्य एपिक थिएटर संपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें स्थापना सही हो जाएगा और तर्क गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ बोली दी गई है, दूसरी तरफ किस क्षेत्र में बोली जाती है उसकी क्षेत्र दिया गया है, मिलाना है। पहली बोली खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगुड़ी, अवधी। तो इसमें कोड दिया गया है, 1 2 3 4 देख लें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। खड़ी बोली बिजनौर और ब्रजभाषा आगरा, बागड़ू जिसे करनाल में बोला जाता है, और अवधी सुल्तानपुर में। तो प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा सही। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा में, बांगड़ू करनाल में, अवधी सुल्तानपुर में। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 77 दिया है कि निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो एक साइड दिया है भाषा दी गई है, दूसरी साइड दिया गया है रचना दिया गया है। तो पहली भाषा अवहट्ट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अवहट्ट कीर्तिलता जो विद्यापति की रचना है, ब्रजभाषा भंवर गीत जो नंददास की रचना है, अवधी जो मधुमालती रचना से है और इसकी रचना मंझन है। खड़ी बोली प्रिय प्रवास जो हरिओध की रचना है। तो एक बार और देख लें, अवहट्ट में हो जाएगा कीर्तिलता, ब्रजभाषा में हो जाएगा भंवर गीत, अवधी में हो जाएगा मधुमालती, खड़ी बोली में हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 78। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड पंक्ति दी गई है, दूसरी तरफ रचनाओं से मिलाना है, कवियों से। तो पहली ये है, नगर बहिरे भये हैं गुलाल। तो इसका नगर बहिरे डोबी तुम्हारे कुड़िया छाई हो जाएगा कणप्पा, ऑप्शन नंबर 2। का तरुवर पंच बिडार, तो लुहिपा। कड़ुआ बोलना बोलिस नार, नरपति नाल। मोरा जुबना नवलोरा भये हैं गुलाल, तो खुसरो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लें इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 79। प्रश्न क्रमांक 79 कहता है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ रचना पंक्ति दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकारों का नाम दिया गया है। पहली पंक्ति है, ओनई घटा परि जाग छाहा। तो किसकी पंक्ति है ये है जायसी की। किसकी पंक्ति है? जायसी की है। आवत जात पनहिया टूटी, ये किसकी रचना है?
ये है कुंभनदास की। और अति अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये किसकी रचना है? ये सूरदास की है। और कीरत भनीत भूतिमल सोई, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80। प्रश्न क्रमांक 80 है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों से के प्रवर्तक कौन है? कवि कौन है अद्वैतवाद के? तो अद्वैतवाद के कवि हैं रैदास। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। और विशिष्ट द्वैतवाद के कवि कौन हैं? तो तुलसीदास हैं। और विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद के कवि कौन हैं? कुंभनदास। और शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। सखी संप्रदाय के कवि कौन हैं? हरिदास हैं। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास हैं। ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85। प्रश्न क्रमांक 85 कहता है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाकारों को उनके साथ सुमेलित करना है। तो पहली रचना है जपुजी। जपुजी किसकी रचना है? नानक। रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की है। और बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो रहीमदास की है। और वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 82। प्रश्न क्रमांक 82 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो शिवराज भूषण, तो शिवराज भूषण अलंकार निरूपण किसकी रचना है? ये रचना है भूषण की। और छत्र प्रकाश जीवन चरित्र किसकी रचना है? ये लाल कवि की। बिरहवरीश रीद सुचंद्र कृति किसकी रचना है? ये बोधा की है। और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण किसकी कृति है? ये भिखारी दास की है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस सागर, रस सागर किसकी है? तो श्रीपति की। और रस चंद्रोदय कवींद्र की। रसराज मतीराम को। और रस पीयूष निधि सोमनाथ को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो प्रश्न क्रमांक 83 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंक्तियां दी गई हैं, इनको रचनाकारों के साथ मिलाना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है निराला की। और मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, ये किसकी रचना है? ये रचना है महादेवी वर्मा की। और रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, ये किसकी रचना है? ये है अजय जी की। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुर सा उज्ज्वलतम सचखंड सदृशता स्पष्ट भाल, ये किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, प्रश्न क्रमांक 84 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85 है। प्रश्न क्रमांक 85 कहता है,
निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो कर्ण है रसमरथी। रसमरथी किसकी रचना है? दिनकर की है। कमला प्रलय की छाया किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की। औसनगिरी तो औसनरी किसकी? उर्वशी के। किसकी रचना है? ये दिनकर की है। और राहुल यशोधरा से काव्य के हैं और मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, कर्ण जो पात्र हैं वो रश्मिरथी के हैं। रश्मिरथी के रचयिता कौन है? दिनकर हैं। कमला जो पात्र हैं वो प्रलय की छाया कृति से हैं, उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और औसनी जो उर्वशी कृति से हैं, दिनकर उनके कविताकार कृतिकार हैं। और राहुल जो हैं तो यशोधरा कृति से हैं और रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो प्रश्न क्रमांक 85 यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 86। प्रश्न क्रमांक 86 कहता है निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय का हो जाएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। और दूसरे हैं बच्चन। तो बच्चन का हो जाएगा सतरंगिनी। और रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय की हो जाएगी कौन सा जाएगी? काला और बूढ़ा चांद। और दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। तो काला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, पहले मैंने सन्नाटा बुनता था अजय और सतरंगिनी बच्चन, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 87। प्रश्न क्रमांक 87 कहते हैं निम्नलिखित कवियों को उनसे आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक समय एक तरफ कवि दिए गए, दूसरी तरफ आंदोलन से दिए गए हैं, तो उनको जोड़ना है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ये हो जाएंगे अकविता। नरेश तो नकेनवाद के प्रवर्तक। शंभुनाथ सिंह नवगीत से। केदारनाथ अग्रवाल तो प्रगतिवाद से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता से, लक्ष्मीकांत वर्मा नकेनवाद से, लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता से पहला हो जाएगा इसमें ए नंबर। और नरेश नकेनवाद से बी नंबर हो जाएगा ये। और शंभुनाथ सिंह नवगीत से और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से। तो क्लियर है। तो प्रश्न क्रमांक 87 यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 88। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आकाशदीप, और आकाशदीप के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। दिल्ली में एक मौत, ये किसके पात्र हैं इसमें? अतुल। ये किसकी रचना है? कमलेश्वर की। उसने कहा था, तो इसमें कौन पात्र हैं? बोधा सिंह। किसकी रचना है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और गैग्रीन किसकी रचना है? ये कब उसमें पात्र हैं? मालती। किसकी रचना है ये रचना है सचिदानंद हीरा वसायन अजय की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 89 है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय से सुमेलित कीजिए। तो अजय की डायरी है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर 4। अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, ऑप्शन नंबर 3। बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। और महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश। तो अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि जो देवराज इसके रचनाकार हैं।
और अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता जो मोहन राकेश की ये रचना है। और बसंती जो महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है जो भीष्म साहनी की रचना है। और महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश जो मनु भंडारी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 90। प्रश्न क्रमांक 90 है निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ निबंध दिए गए हैं, उनको लेखकों के साथ सुमेलित करना है। पहला निबंध है कहानी अनकहानी। कहानी अनकहानी। तो कहानी अनकहानी के रचनाकार हैं, निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। गंधमादान तो किसकी रचना है? ये है कुबेर नाथ की। ऑप्शन नंबर 3। जी क्रमांक 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहानी अनकहानी किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की। गंधमादान कुबेरनाथ की। जीप पर सवार इलियास शरद जोशी की। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 95। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो स्त्री पात्र दिए गए हैं, उनको संबंध नाटक से जोड़ना है। तो उर्वी किस नाटक से है? तो पहला राजा। इसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। सुंदरी हैं लहरों की राजहंस नाटक से कौन रचनाकार हैं? मोहन राकेश हैं। और बेनुरती हैं सूरमुख नाटक से। इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। देवसेना के रचनाकार देवसेना किस नाटक से हैं? तो देवसेना है स्कंदगुप्त से। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 92। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्रों को उनके संबंध उपन्यास के साथ जोड़ना है। सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसके कौन से पात्र हैं? मणिक मुल्ला इसके पात्र हैं। किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की है। सूरज का 7वां घोड़ा। और मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, ये किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की है। और 1 इंच मुस्कान ये किसकी रचना है? तमस भीष्म साहनी जी की रचना है ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 93। प्रश्न क्रमांक 93 कहता है निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गद्य लेखकों के साथ सुमेलित करना है गद्य रचना को। तो रचना है हम हसमत, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है कृष्ण सोबती की। ऑप्शन नंबर 4। और बच्चन के निकट से, तो बच्चन के निकट किसकी रचना है? अजीत कुमार की। माटी की मूर्तें, ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। चीड़ों पर चांदनी, ये किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक। हम हसमत कृष्णा सोबती की, बच्चन के निकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 94। प्रश्न क्रमांक 94 है रहीमन पानी राखिए बिन निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पंक्ति दी गई है, उसमें अलंकारों के साथ मेल करना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बंसी धुनि सुनि ब्रज बधु चली विसार विचार बुझ भूषण पहिरे पागन भुजन लपेटे हार। तो ये किसमें है? कौन सा अलंकार इसमें? तो ये असंगति हो जाएगा। जिस दिन देखे वो कुसुम गई शोभित बहार, अब अली रही गुलाब को अपत कटीली डार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अयुक्ति अलंकार। रोचन भृंग, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
तो वो प्रश्न क्रमांक 94 खत्म होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 95। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों को सुमेलित करना है। तो जो अवधारणाएं दी गई हैं उनको सुमेलित करना है। उत्तर संरचनावाद, तो उत्तर संरचनावाद के आचार्य कौन है? तो लुई अल्थशुर हैं। यथार्थवाद के कौन है? चार्ल्स लुकाच। स्वतंत्रतावाद के आचार्य कौन है? रॉबर्ट बर्न्स। ऑप्शन नंबर 3। और उत्तर आधुनिकतावाद के फ्रेडरिक जैमसन। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो गद्यांश आप वीडियो को रोक कर देख लें, हम सीधे प्रश्न की बात करते जाते हैं और सीधे आंसर बताते जाएंगे। तो गद्यांश को आप वीडियो रोक कर देख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न है, साहित्य में विवश का भी चित्रण होता है क्योंकि। तो साहित्य में विवश का भी चित्रण होता है क्योंकि तो विवश को ही काव्यशास्त्र के प्रमुख रस माना गया है। और कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। कला विवश से घृणा करने नहीं सिखाती और विवश का चित्र आकर्षक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कला को असुंदर और कुरूप का सौंदर्य का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 96 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 97। इनमें से कौन सा के स्वजनों तथा सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। दुखांतर नाटक दूसरों को दुख से जुड़े होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। और प्रबुद्ध दर्शक और पाठक दुख को एक सीमित भाव से मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दुखांतर नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तथा सीमित में रहने में मानव करुणा का प्रसार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप गद्यांश को पढ़ लें आराम से वीडियो रोक के और अपने उत्तर देते रहें। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वीर मनुष्य की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। करुणा रस में साहित्य में मनुष्य प्राय विपरीत स्थितियों में संघर्ष होता है। संघर्ष का औचित्य दुख को सीमित करता है। दुख में आनंद की अनुपस्थिति होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दुख में आनंद अनुपस्थिति होता है। तो दिए गए कथनों में दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है, यह कथन सही नहीं, जबकि अन्य तीनों कथन सही हैं गद्यानुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 99। प्रश्न 99, दुखांतक नाटकों के सौंदर्य उपस्थिति का आधार क्या है? तो दुखांतक नाटक में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? उनमें कुरूप और असुंदर की महत्व दिया जाता है। सभी दुखांतक नाटक प्राय महान होते हैं। दुखांतक नाटकों को मानव करुणा की प्रसार होता है। दुखांतक नाटकों में नाटक का स्वानुभूति का चित्रण होता है। तो गद्यांश के अनुसार दुखांतक नाटकों में सौंदर्य नाटकों की उपस्थिति के कारण दुखांतक नाटकों के मानव कल्याण का प्रसार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। करुणा रस के साहित्य में आनंद निहित होता है। आनंद मात्र इंद्रिय जन सुख है। साहित्य में करुणा रस अपरिहार्य है। इस साहित्य के मूल सहानुभूति की व्यापकता है। साहित्य में दुख की निरपेक्ष स्थिति है। तो गद्यांश के अनुसार तो दोस्तों ये 2018 का हमारा पेपर सॉल्व हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने बताए हैं और इसको देख लें। और भी पहले का वीडियो देखने के लिए और भी पेपर सॉल्व हमने किए हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो और भी हमने पेपर सॉल्व किए हैं विस्तार से, तो उसको भी देख लें, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बने रहें दोस्तों। ये जुलाई 2018 का प्रश्न है, जो 8 जुलाई 2018 को इसका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में। तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।